हेलो एवरीवन। हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन चल रहा था और उस भौगोलिक विभाजन में हमने मध्य प्रदेश को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला था मध्य उच्च प्रदेश और सेकंड नंबर पर था वो था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और जो थर्ड नंबर पर था वो था बघेलखंड का पठार। जो मध्य उच्च प्रदेश था उसमें हमने रखे थे 5 पठार। वो 5 पठार कौन कौन से थे? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये 5 पठार रखे थे हमने मध्य उच्च प्रदेश में। और जो सेकंड नंबर पर था वो था सतपुड़ा मेकाल श्रेणी और जो 7वें नंबर पर था, जो थर्ड नंबर का था, वो था बघेलखंड का पठार, जिसका कि आज हम अध्ययन करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है। और एक क्वेश्चन और का आंसर देंगे आप मुझे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में किस पठार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बघेलखंड के पठार की यदि स्थिति की बात करें तो बघेलखंड के पठार की स्थिति है 23 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 42 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की जो उत्तर पूर्व की जो सीमा है, ये उत्तर की सीमा है आपकी और ये पूर्व की सीमा है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व की सीमा में आप जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं वो सीधी और शेडोल वाला क्षेत्र शामिल किया गया है। और जो इस बघेलखंड के पठार का आधा हिस्सा, आधा से भी ज़्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जा चुका है। जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विभाजन नहीं हुआ था 2000 के पहले, उस समय जो मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का पठार था वो बहुत ही बड़ा था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब हमारे पास बघेलखंड का पठार सिर्फ इतना सा ही रह गया है, जो कि अभी वर्तमान में बघेलखंड के पठार की स्थिति संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबसे कम है। इसके अंदर कितने जिले शामिल है? सीधी व शेडोल। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व के सीधी शेडोल वाला भाग मध्य प्रदेश के बघेलखंड में आता है। शेष भाग छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में चला गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सन 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब बघेलखंड का जो क्षेत्रफल था वो अधिक था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हो जाता है तब हमारे पास बघेलखंड के पठार की स्थिति सिर्फ इतनी ही रह जाती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। बघेलखंड के पठार की जो जलवायु है वह है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा की बात करें तो इसमें वर्षा होती है 60 से 150 सेंटीमीटर के बीच। मिट्टी की बात करें तो इसमें काली, लाल व दोमट मिट्टी इसमें पाई जाती है। जिले की बात करें तो इसमें जिले हैं सीधी, शहडोल और उमरिया। आप अपने सामने मैप रखिए और बघेलखंड के पठार के अंतर्गत जितने भी जिले आ रहे हैं आप उन्हें लिखिए। इससे आपको उस पठार के अंदर की जिलों की लोकेशन भी मालूम होगी और आपको याद करने में आसानी भी रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारा छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, तब हमारे मध्य प्रदेश में कुल पठारों की संख्या कितनी थी? 9 थी। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तब हमारे मध्य प्रदेश में कितने पठार थे? 9 पठार थे। लेकिन जैसे ही सन 2000 में छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से हो जाता है तब हमारे मध्य प्रदेश के कितने पठार बचते हैं? 7 पठार। ये आज हमने लास्ट पठार देखा 7वां। ओके, तो वो छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश के 9 पठार कौन कौन से थे ये आज मैं आपको बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं विभाजन के पहले मध्य प्रदेश के पठारों की स्थिति। सबसे पहला था मध्य भारत का पठार, जो कि आज भी है। सेकंड नंबर पे था बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर स्थित है? ये वाला क्षेत्र जो आज भी है। मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार आज भी है। नर्मदा सोन घाटी वाला क्षेत्र यह। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। उसके बाद में आता है बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब बघेलखंड के पठार को झारखंड का पठार के नाम से भी जानते थे।
जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब बघेलखंड के पठार को झारखंड के पठार के नाम से भी जानते थे। 8वें नंबर पे आता है महानदी बेसिन, जो कि छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जा चुका है, और दंडकारण्य प्रदेश। तो ये हो गए विभाजन के पहले की स्थिति मध्य प्रदेश के पठारों की। तो आज आपका हो गया 7वां लास्ट पठार बघेलखंड का पठार। तो आशा करती हूँ आपको सारे पठारों की सभी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आप इनको रिवाइज कीजिए, इन पठारों का अपने सामने मैप रखिए और उसका अध्ययन कीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। आपको मैं हर वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, तो आप वो पॉइंट अब नोट कर लीजिए। आप अपनी नोटबुक निकालिए और जो कल आपने लिखे थे उसी के आगे लिख लीजिए। सबसे पहला लिखिए आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर। कौन सा है? आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर। कहाँ पर स्थित है आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। इंदौर में। तो सबसे पहला लिखिए आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। अगला लिखिए आपदा प्रबंध संस्थान। आपदा प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। और जो आपदा प्रबंध संस्थान है भोपाल का, यह देश का पहला है। आपदा, ठीक है, जो देश का पहला है। अगला लिखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। अगला लिखिए भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान। भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। अगला लिखिए राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल में स्थित है। अगला लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर। अगला लिखिए सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र। थल सेना शैक्षिक प्रशिक्षण कॉलेज व केंद्र कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में। अगला लिखिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। अगला लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल को। तो लिखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला लिखिए अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला लिखिए युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी होशंगाबाद में। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में। अगला लिखिए भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर स्थित है? गुना में। अगला लिखिए विधि जो लॉ होता है उसका संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। अगला लिखिए, अपने मध्य प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये आप लिख लीजिए। स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला? 2014 में। अगला लिखिए, विशिष्ट नागरिकों के लिए सेवा और सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार कब दिया गया? 2013 में। अगला लिखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड स्पर्श अभियान के लिए दिया गया। अगला लिखिए, इनोवेटिव स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया मध्य प्रदेश को। अगला लिखिए, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। अगला लिखिए, वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखने में टाइम ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि बोल देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। लिखने में समय ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो मैं एक लाइन को 2 बार बोल देती हूँ तो आप उसको लिखते भी जाइए, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है जबलपुर में। यदि आपने सुन भी लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, चंबल वाला क्षेत्र कहाँ पर देखा था अपन ने? भिंड मुरैना, मध्य भारत के पठार में। तो लिखिए, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मुरैना, ग्वालियर में। अगला लिखिए, सोन नदी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सीधी और शहडोल में। सीधी और शहडोल जो अपन ने आज ही पढ़ा है, सीधी और शहडोल वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल रखे जाते हैं। कौन से जीव रखे जाते हैं? घड़ियाल। अगला लिखिए, केन नदी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? केन नदी छतरपुर में। केन नदी कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में। और इसमें क्या रखे जाते हैं? घड़ियाल। अगला लिखिए, कान्हा मंडला राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में बहुत अंतर होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी जो मैंने उसके पहले बोले थे वो राष्ट्रीय अभयारण्य थे, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपसे बोला था चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, सोन नदी अभयारण्य, है ना, केन नदी अभयारण्य। और अब मैंने क्या बोला? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है? मंडला में। कहाँ पर स्थित है? कान्हा किसली मंडला में। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और ये इसमें क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। देखिए 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, ठीक है। 7वां भी प्रस्तावित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य क्या होते हैं इनका मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी मैं यदि आपको सब कुछ बता दूंगी तो पूरा फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इनको डाटा याद कर लीजिए कि कान्हा किसली कहाँ पर स्थित है? मंडला में। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में। और इसमें क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब क्या होता है? इसमें बाघों का भी संरक्षण किया जाता है। अगला लिखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उमरिया में। कहाँ पर स्थित है? उमरिया में। और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 445 वर्ग किलोमीटर में। और ये भी कहाँ में शामिल है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है ये भी। अगला लिखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पन्ना, जो अपन एक पिछली वीडियो में पढ़ा था, मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था, रीवा पन्ना का पठार, जो कि हमारे यहाँ पर स्थित है। रीवा पन्ना का पठार, इसका क्षेत्रफल है 10.37%। आपको चीज़ें ओरली याद होनी चाहिए, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 543 वर्ग किलोमीटर में। और ये इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। अगला लिखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 524 वर्ग किलोमीटर में। उससे भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। अगला लिखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सीधी में है। कहाँ पर है? सीधी, जिसका कि आज अपन ने देखा था सीधी शेड्यूल है ना, तो सीधी में बघेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये इसको भी कहाँ में शामिल किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 467 क्षेत्रफल में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय उद्यान। अब अगले वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश से संबंधित और भी जानकारी बताऊंगी, जैसे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार स्थित है, मध्य पठारों का तो मैंने आपको बता दिया, नदियों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, और भी बहुत सारी चीज़ें बची आपके संभागों की, जो मैंने आपकी जानकारी दी थी, अलग अलग जिलों में क्या क्या स्थित है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।